नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अवध क्लासेस पर। मैं हूं अनुज प्रताप सिंह। आप हैं फिजिक्स क्लास 12 के सॉल्यूशन सेशन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 राजीव प्रकाशन पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 4 यानी कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस यानी कि वैद्युत धारिता को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन सेशन को। न्यूमेरिकल के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से। हम सॉल्यूशन जो प्रोवाइड करेंगे ये कौन सा होगा? ये न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन होगा यानी कि अंकित प्रश्नों का सॉल्यूशन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है अपना? पहला प्रश्न है कि एक गोलाकार चालक को 20 माइक्रोकूलम आवेश देने पर उसका विभव बढ़कर 100 वोल्ट हो गया। गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो किसी भी कैपेसिटर की अगर हमको धारिता निकालनी होती है, किसी भी चालक की अगर धारिता निकालनी होती है, तो बहुत ही बेसिक सा फार्मूला एक हम लोगों ने पढ़ रखा है। कौन सा? सी यानी कि कैपेसिटेंस यानी कि धारिता बराबर क्या होता है? क्यू यानी कि चार्ज, उसके ऊपर चार्ज बटे उसके पोटेंशियल में चेंज यानी कि विभवांतर। तो विभवांतर कितना है वो देखेंगे। तो यहाँ से सारी वैल्यूज रखते हैं। तो सी यानी कि कैपेसिटेंस अगर निकालना है तो चार्ज कितना दिया गया? 20 माइक्रो कूलम यानी कि 20 गुणे 10 की घात -6। और V यानी कि पोटेंशियल में चेंज कितना है? 100 वोल्ट का, यानी 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से कितना बन जाएगा? यहाँ से अपना आंसर कितना आएगा? ये 0, ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अपना ये बन जाएगा 10 की पावर -6 अपॉन 5। तो अगर इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 0.2 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, यानी कि 0.2 इंटू 10 की पावर -6 बन जाएगा। या फिर इसको लिख सकते हैं 0.2 माइक्रो फैरेड। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.2 माइक्रो फैरेड। यानी कि कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? फैरेड में होती है। तो यहाँ 10 की पावर -6 है, इस वजह से हम इसको 10 की पावर -6 की जगह पर माइक्रो फैरेड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका? एक गोलीय चालक की धारिता 1 पिको फैरेड है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। गोलीय चालक की धारिता हम लोगों ने पढ़ रखा है, क्या होता है? गोलीय चालक की धारिता का फार्मूला क्या होता है? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रेडियस उसकी त्रिज्या। तो त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज अगर हम लोग रखते हैं तो कैपेसिटेंस क्या होगा? निकल आएगा। तो कैपेसिटेंस कितना दिया है? 1 पिको फैरेड है। पिको फैरेड का मतलब होता है कि 10 की पावर -12। तो वैल्यूज रखते हैं यहाँ पर। तो सारी वैल्यूज रखते हैं। सी यानी कि कैपेसिटेंस कितना दिया है? 1 पिको फैरेड है, यानी कि 10 की पावर -12 हो गया। और यहाँ से हमको क्या निकालना है? त्रिज्या ज्ञात करना है। तो 10 की पावर -12 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को दूसरी साइड ले आएंगे, तो यानी इस तरीके से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर R। इस तरीके से वैल्यूज रख सकते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। तो चलिए वैल्यू रखते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 और 10 की पावर -12। ये बराबर हो गया त्रिज्या के। तो यहाँ से कितनी त्रिज्या आ जाएगी? कितना आएगा? ये 10 की पावर 9 और 10 की पावर -12 ये कैंसिल होकर कितना बनाएगा? 10 की पावर -3 बनाएगा। यानी कि त्रिज्या कितनी आ गई? 9 इंटू 10 की पावर -3 मीटर आ गया। कितना आ गया? 9 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक विलगित यानी कि एक आइसोलेटेड धातु के गोले की धारिता 50 पिको फैरेड है। तो पहला क्वेश्चन है इसका कि इसकी त्रिज्या की गणना कीजिए। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो अगर आइसोलेटेड एक कोई भी गोला है, स्फीयर है, उसकी धारिता निकालते हैं तो C बराबर क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू उसकी त्रिज्या। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो कितना हो जाएगा? 50 पिको फैरेड इसकी कैपेसिटेंस दिया है। यानी कि अगर इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं तो कैपेसिटेंस कितना दिया है? 50 पिको फैरेड। तो यहाँ से हो जाएगा त्रिज्या बराबर हो जाएगा 50 गुणे 10 की घात -12 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को दूसरी साइड ले गए तो इसके नीचे आ जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ से त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? यहाँ से त्रिज्या कितनी आएगी अपनी? त्रिज्या कितनी बनेगी? 50। ये 0 कैंसिल होकर यहाँ 11 बन जाएगा। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 9 इंटू 10 की पावर 9। यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -11। तो ये कितना बन जाएगा?
9 5 जा 45 और ये 10 की पावर 9 और ये 10 की पावर -11 यानी 10 की पावर -2 बनेगा। तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 0.45 मीटर। कितना हो जाएगा? 0.45 मीटर, या फिर बोले तो 45 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं इसको। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, इसी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट यानी कि बी पार्ट देखते हैं। तो बी पार्ट क्या है इसका? बी पार्ट है कि इसका विभव 10 की पावर 4 वोल्ट्स करने के लिए इसे कितना आवेश देना होगा, यानी कि इसका विभव 10 की पावर 4 वोल्ट करने के लिए इसे कितना आवेश देना होगा। तो वही यानी कि C बराबर Q बाई V वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। तो Q बराबर कितना हो जाएगा? C इंटू V। तो कैपेसिटेंस अपने पास है कितनी है? 50 पिकोफैरेड। पोटेंशियल दिया है 10 की पावर 4, तो चार्ज कितना आ जाएगा? सारी वैल्यूज रखते हैं यहाँ पर। तो कैपेसिटेंस है 50 इंटू 10 की पावर -12 और पोटेंशियल कितना है 10 की पावर 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो चार्ज कितना आ गया? ये 10 की पावर -4, ये 10 की पावर 4 यहाँ से बन जाएगा 10 की पावर -8। तो ये बन जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, या फिर इसको बोल सकते हैं 0.5 माइक्रो कूलम भी बोल सकते हैं इसको। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपना? फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि 0.004 माइक्रोफैरेड धारिता के समांतर प्लेट संधारित्र को बनाने में कागज के कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी यदि कागज का परावैद्युतांक 2.5 और मोटाई 0.025 mm है। चलिए देखते हैं इसको। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में है कि कैपेसिटेंस दिया हुआ है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो इस तरीके से कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस यानी कि C कितना दिया हुआ है? 0.004 माइक्रोफैरड, यानी कि 4 गुणे 10 की घात -9 फैरड। कितना? 4 गुणे 10 की घात -9 फैरड दिया हुआ है। और कैपेसिटेंस बराबर होता क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए उसका कैपेसिटेंस कितना होता है? उसका कैपेसिटेंस होता है K यानी कि परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक K एप्सिलॉन नॉट, A यानी कि उसका एरिया अपॉन प्लेट के बीच की दूरी यानी कि D मोटाई। तो इस तरीके से इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से एरिया निकालते हैं कि कितना एरिया लगेगा, कागज का कितना एरिया लगेगा इस कैपेसिटर को बनाने के लिए। चलिए देखते हैं। तो वैल्यूज रखते हैं सारी। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से मिलेगा 4 इंटू 10 की पावर -9 और D यानी कि D इधर आएगा तो ऊपर आ जाएगा। कितना बनेगा? ये 25 बन जाएगा इंटू 10 की पावर -6 बन जाएगा। नीचे कितना आएगा? ये बनेगा 8.85 इंटू 10 की पावर -12 और परावैद्युतांक यानी कि 2.5। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बनेगा? 10 की पावर -9, 10 की पावर -6 और ये 10 की पावर -12 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना देगा ये? 9 6 15 10 की पावर, यानी कि ऊपर बचेगा अभी 10 की पावर -3। अच्छा, यहाँ से हम क्या करते हैं? 8.85 को भी 885 लिख लेते हैं और 2.5 को 25 लिख लेते हैं। तो यहाँ से 10 की पावर -3 निकलेगा जो इस 10 की पावर -3 को कैंसिल आउट कर देगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कितना बनेगा? ये 25 से 25 कैंसिल, बचेगा 4/885। अब ये मीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि हम ये एरिया निकाल रहे हैं, तो एसआई यूनिट में हम लोग मीटर में रखते हैं। तो मीटर स्क्वायर में एरिया आएगा, तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 100 इंटू 100 यानी कि 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 40.19 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा, यानी कि 45 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया लगेगा इस कैपेसिटर को बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक समांतर प्लेट संधारित्र 6 mm मोटी आबनूस की प्लेट से आंशिक रूप से भरा है। यदि संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल 2 गुणे 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर और उनके बीच की दूरी 0.01 मीटर और आबनूस का परावैद्युतांक K बराबर 3 हो तो संधारित्र की धारिता ज्ञात करो। तो चलिए लगाते हैं इसको। तो इस तरीके से हम बनाते हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक आंशिक रूप से लगाते हैं क्या? परावैद्युतांक यानी कि डाइलेक्ट्रिक, जिसका परावैद्युतांक K बराबर कितना दिया है? 3 दिया है। अच्छा, यहाँ से यहाँ
क्या दिया हुआ है, यहाँ से जो परावैद्युतांक लगा हुआ है उसकी थिकनेस कितनी दी हुई है, यानी कि प्लेट संधारित 6 mm की मोटी अबनुज की प्लेट से आंशिक रूप से भरा, यानी कि जो ये डाइलेक्ट्रिक है इसकी थिकनेस कितनी दी हुई है, 6 mm दी है। तो इसको कुछ टी से डिनोट करते हैं, 3 mm लिख लेते हैं। अच्छा, और यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो दोनों प्लेट के बीच का गैप ये कितना है, यानी कि डी का मान कितना दिया है, 0.01 मीटर। इसका मतलब हुआ कि 10 mm, कितना हुआ, 10 mm हुआ। अच्छा, एरिया क्या दिया हुआ है, प्लेट का एरिया अगर ध्यान से देखें तो प्लेट का एरिया कितना दिया है, 2 × 10 की घात माइनस 2 × 10 की घात माइनस 2 मीटर स्क्वायर। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को में क्या होता है कि जब कभी आंशिक रूप से कोई भी परावैद्युतांक भरा होता है तो उसके लिए कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या बनता है अपना, उसके कैपेसिटेंस का फार्मूला निकल कर आता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। बताते हैं कि टी क्या है, डी क्या है। तो डी है यहाँ पर दोनों प्लेट के बीच का गैप, डी क्या है, दोनों प्लेट के बीच का गैप। टी क्या है, टी है उस डाई इलेक्ट्रिक की थिकनेस, डाई इलेक्ट्रिक की मोटाई कितनी है उस वो है। और के क्या है, परावैद्युतांक है। तो ए क्या है, एरिया है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। तो सारी वैल्यू यहाँ से पता हो गई। तो चलिए मान रखते हैं यहाँ से और कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट का मान रखते हैं तो 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 हो जाएगा। एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2। अच्छा, और देखते हैं अगर तो D यानी कि दोनों प्लेट के बीच का गैप कितना है, 10 mm, और माइनस T यानी कि परावैद्युतांक की थिकनेस कितनी है, तो ये दिया हुआ है कितनी, सॉरी 6 mm दिया है। ये कितना है, ये 6 mm है ना? तो 10 माइनस 6 यानी कि 4 mm बन गया, यानी कि 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 बन जाएगा। और इंटू टी यानी कि टी कितना, 6, और 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3। सॉरी यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, एडिशन होगा। तो 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 बाई के यानी कि 3। इसको सॉल्व करते हैं तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। और क्या बनेगा, ये 10 की पावर माइनस 12, 10 की पावर माइनस 2, ये कुल मिलाकर 10 की पावर माइनस 14 बन जाएगा। अच्छा, और थोड़ा सा देखें तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। एक सेकंड, नहीं 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 ये नहीं होगा। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा कितना, 8.85 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 14। नीचे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस 3, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, दोनों ऐड हो रहे हैं, यानी कि ये बन जाएगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 बनेगा। 2 से इसको कैंसिल करेंगे 3, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6 पॉइंट 3 2 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6 एंड 3 9 जा 27 एंड 3 5 जा 15। फिर ये 10 की पावर माइनस 3 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 2.95 इंटू 10 की पावर माइनस 14, एंड ये ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा, 10 की पावर प्लस 3, यानी कि बनेगा 10 की पावर माइनस 11 फैरेड। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 2.95 इंटू 10 की पावर माइनस 11 फैरेड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 नंबर है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। एक परावैद्युत पट्टी जिसका परावैद्युतांक K बराबर 5 है प्लेटों के बीच खिसकाई जाती है तथा संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तथा फिर पृथक्कृत किया जाता है। तो इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन अपना कौन सा है, फर्स्ट पार्ट अगर देखें तो फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, यदि परावैद्युत पट्टी को हटा दिया जाए तो नया विभवांतर क्या होगा, कितना होगा। दूसरा है कि परावैद्युत पट्टी को हटाने में कितना कार्य करना होगा। तो ये दो क्वेश्चन इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो समझते हैं इसको कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है एक, जिसकी कैपेसिटेंस दी हुई है, यानी कि C दिया हुआ है, यानी ये C नहीं, ये C नॉट दिया हुआ है। C नॉट हम इस तरीके से एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो इनिशियल बिना परावैद्युतांक के जो कैपेसिटेंस थी उसको C नॉट बोल रहे हैं। तो ये 2 माइक्रोफैरड है। अच्छा, और यहाँ से बात करते हैं V नॉट कितना दिया हुआ है,
तो वी नॉट यहाँ पर नहीं दिया है, वी नॉट निकालना पड़ेगा, वही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अच्छा क्यू नॉट की बात कर लेते हैं, तो क्यू नॉट कितना होगा? क्यू नॉट वही होगा जो बाद की कंडीशन में यानी परावैद्युतांक लगाने के बाद जितना चार्ज आएगा वही आएगा, वही क्यू नॉट के बराबर होगा। अच्छा तो चलिए यहाँ से देखते हैं क्यू नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो समझते हैं इसको। तो अगर यहाँ पर सी नॉट इनिशियल कैपेसिटेंस है तो फाइनल कैपेसिटेंस यानी कि किसी परावैद्युतांक को लगाने के बाद कैपेसिटेंस कितनी हो जाती है? के टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है। कितने टाइम? के टाइम्स मल्टीप्लाइड हो जाती है। कितनी हो जाती है? सी टाइम्स के टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है। तो के कितना दिया हुआ? परावैद्युतांक का मान यहाँ पर 5 दिया है, यानी कि ये नया कैपेसिटेंस जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 5 इंटू सी नॉट, यानी ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 माइक्रो फैरड हो जाएगा, है ना? तो ये नया कैपेसिटेंस निकल कर आ गया। अच्छा जो चार्ज इनिशियल कंडीशन में है वही चार्ज फाइनल कंडीशन में भी होगा। तो फाइनल कंडीशन में कितना चार्ज है चलिए वो निकाल लेते हैं। यानी कि कैपेसिटेंस में, कैपेसिटर में परावैद्युत को लगाने के बाद यानी डाइलेक्ट्रिक को लगाने के बाद कितना चार्ज है तो वो निकाल लेते हैं। तो क्यू नॉट बराबर क्यू, जब कैपेसिटेंस वो जब डाइलेक्ट्रिक है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा C इंटू वी, यानी कि उस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस इंटू कैपेसिटेंस। तो C इंटू वी निकालते हैं, तो C यानी डाइलेक्ट्रिक के आने पर C कितना है? 10 माइक्रोफैरड है, यानी कि 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 है। और उस कंडीशन में विभवांतर कितना है? तो ये हमको दिया हुआ है, कितना है? 100 वोल्ट दिया है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 10 की पावर माइनस 3 आ जाएगा। 10 की पावर माइनस 3 कूलाम निकल कर आ जाएगा। यही इनिशियल चार्ज है और यही फाइनल चार्ज है, जब हम डाइलेक्ट्रिक को बीच में इंसर्ट करते हैं तब भी यही चार्ज निकल कर आएगा। अच्छा तो क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला पार्ट का क्वेश्चन है कि यदि परावैद्युत पट्टी को हटा दिया जाए तो नया विभवांतर क्या होगा, यानी कि अगर डाइलेक्ट्रिक को रिमूव कर देते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। उस कंडीशन में यानी बिना परावैद्युत के, बिना डाइलेक्ट्रिक के कितना चार्ज है और कितना कैपेसिटेंस है, अगर ये हमको पता लग जाता है तो हम उस कंडीशन में उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी कि डेल्टा वी बराबर क्यू नॉट अपॉन सी नॉट करके निकाल लेंगे। तो क्यू नॉट कितना आ गया? 10 की पावर माइनस 3 आ गया है। और सी नॉट कितना दिया हुआ था? 2 माइक्रोफैरड, ये फैरड होगा, तो 2 माइक्रोफैरड यानी कि 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 दिया हुआ था। तो बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस 3, ये 10 की पावर माइनस 6, ऊपर जाएगा 10 की पावर 3 बाई 2, यानी कि 1000 अपॉन 2। ये तो ये कितना बनेगा? 500 वोल्ट्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 500 वोल्ट्स। तो डेल्टा वी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकल कर आ गया? 500 वोल्ट्स निकल कर आ गया। तो ये पहले पहले तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसका बी पार्ट क्या है। इसका बी पार्ट है, इसका बी पार्ट है कि परावैद्युत पट्टी को हटाने में कितना कार्य करना होगा। तो बहुत ही सिंपल सा है, यानी कि कितना कार्य करना होगा, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालो और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालो और दोनों का डिफरेंस ले लो। तो इनिशियल अगर निकालते हैं तो हाफ सी वी स्क्वायर करके निकाल लेते हैं, है ना? हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर से अच्छा है कि क्यू स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी करके लेते हैं, क्योंकि क्यू दोनों कंडीशंस में सेम है। तो हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी इनिशियल कंडीशन के लिए, तो सी नॉट, ये क्यू नॉट, और ये दूसरा हाफ क्यू के स्क्वायर बाई सी, इस तरीके से कर लेते हैं तो आ जाएगा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं कितना वर्क करना पड़ेगा। W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हाफ को कॉमन कर लेते हैं, क्यू भी यहाँ से कॉमन हो जाएगा, और क्यू की वैल्यू कितनी आई हुई थी? क्यू की वैल्यू आई हुई थी 10 की पावर माइनस 3, यानी कि 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा। स्क्वायर कॉमन करेंगे तो दोनों कंडीशंस में चार्ज सेम है, इस वजह से क्यू नॉट और क्यू के दोनों बराबर हो जाएंगे। 10 की पावर माइनस 3 स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर माइनस 6 कॉमन हो जाएगा। और यहाँ से क्या बचेगा? 1 अपॉन सी नॉट, यानी कि 1 अपॉन 2 माइक्रोफैरड, यानी 1 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, माइनस 1 अपॉन कैपेसिटेंस, जब किसी परावैद्युत को इंसर्ट कर दिया जाता है तो कितना बनेगा? वो के टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 5 इंटू 2, यानी ये बनेगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 आ जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो W इक्वल्स टू क्या बनेगा? 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 2, और अंदर से यहाँ से 10 की पावर माइनस 6 भी कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 10, 10 की पावर माइनस 6 कैंसिल हो गया, 1 बाई 2 माइनस 1 अपॉन 10, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा? ये बन जाएगा कितना?
यहाँ से एलसीएम होगा 10 और ये 5 माइनस 1 यानी कि 4/10 कितना बनेगा 4/10 एंड 2 से यहाँ पर डिवाइड भी होगा तो 2 2 जा 4 तो W यानी वर्क अपना कितना आ गया 0.2 जूल निकल कर आ गया। तो कितना वर्क करना पड़ेगा 0.2 जूल का वर्क करना पड़ेगा। तो ये अपना 6 पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य 0.05 मीटर दूरी है। इनके मध्य 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर का विद्युत क्षेत्र स्थापित किया गया है। बाद में बैटरी से इसको असंबद्ध कर दिया जाता है संबद्ध कर दिया जाता है तथा 0.01 मोटी अनावेशित एक धातु की प्लेट संधारित्र के मध्य पट्टिकाओं के समांतर प्रवेश कराते हैं। प्लेटों के मध्य विभवांतर निम्नलिखित अवस्थाओं में ज्ञात कीजिए। तो पहली अवस्था दी है कि धातु की प्लेट को प्रविष्ट कराने से पूर्व और दूसरी अवस्था दी है कि प्रविष्ट कराने के पश्चात। यदि धातु की प्लेट के स्थान पर k बराबर 2 के पदार्थ की प्लेट प्रवेश कराई जाए तो विभवांतर कितना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो धातु की प्लेट प्रविष्ट कराने से अगर पूर्व के लिए पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर निकालेंगे तो होगा क्या, ये सिंपली E इंटू डी बन जाएगा। यानी कि धातु की प्लेट इंसर्ट कराने के पहले यानी उसको इंट्रोड्यूस कराने से पहले अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस एरिया में कितनी मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है 3 × 10⁴ यानी 3 × 10⁴ हो जाएगा। और डी यानी कि दोनों प्लेट के बीच का गैप कितना है, तो गैप कितना है 0.05 है यानी कि 0.05। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना बन जाएगा सिंपली 1500 वोल्ट्स बन जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया 7th नंबर का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट हमको जो निकालना है वो है कि प्रविष्ट कराने के पश्चात, यानी कि धातु की जो प्लेट है, धातु की जो प्लेट को संधारित्र के मध्य पट्टिकाओं के समांतर प्रविष्ट कराते हैं उसको कराने के पश्चात कितना यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो बहुत ही सिंपल से तरीके से लगाएंगे इसको, यानी कि डेल्टा वी पोटेंशियल यानी नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितने में धातु की प्लेट नहीं लगी हुई है तो कितनी दूरी है, मान लेते हैं कि अगर कुल चौड़ाई जो बीच की है दोनों प्लेटों की वो डी है, तो जितने में धातु की प्लेट नहीं लगी हुई है तो वो कितना हो जाएगा। अगर धातु का जो धातु की प्लेट बीच में इंसर्ट कराई गई है उसकी थिकनेस टी मान लेते हैं और टोटल थिकनेस दोनों प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच की डी मान लेते हैं। तो जितने में धातु की प्लेट जो इंसर्ट कराई गई वो नहीं लगी हुई वो कितनी हो जाएगी, वो डी माइनस टी हो जाएगी। और जितने में लगी हुई है वो कितनी हो जाएगी, वो ई डैश इंटू टी हो जाएगी, क्योंकि टी थिकनेस की वहां पर इंसर्ट कराई गई है। तो यहाँ से डेल्टा वी अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ई इनिशियल वही इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई नॉट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ई नॉट कितना दिया है 3 × 10⁴ है। और डी यानी कि टोटल थिकनेस कितनी है 0.05 है। और टी यानी कि जो धातु की प्लेट प्रविष्ट करा देते हैं इंसर्ट करा देते हैं उसकी थिकनेस है, तो वो कितना दिया है 0.01 मीटर है। प्लस ई डैश यानी कि उस धातु की प्लेटों के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, धातु के भीतर वैद्युत क्षेत्र कितनी होती है 0 होती है। तो इस वजह से ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा वी नेट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 × 10⁴ इंटू 0.04। इसका सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 3 जा 12 यानी कि 1200। तो ये 7th का बी पार्ट हो गया। और अच्छा 7th के बी पार्ट में एक और क्वेश्चन दिया है कि यदि धातु की प्लेट के स्थान पर किसी परावैद्युत के बराबर 2 के पदार्थ की प्लेट को प्रविष्ट कराते तो विभवांतर कितना होता। तो इसका बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड परावैद्युत के अंदर होती है तो वो ई डैश अगर सपोज करते हैं उसको, अगर उसको ई डैश सपोज करते हैं तो ई डैश वो कितनी हो जाएगी, तो परावैद्युत के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, वो हो जाती है ई नॉट बाई के हो जाती है।
तो यहाँ से ई नॉट बाई के का मान निकाल लेते हैं 3 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन के, यानी कि परावैद्युत जो रखा गया है उसकी कितना परावैद्युतांक है 2 है, यानी इसको 2 रख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा 30,000 अपॉन 2 यानी कि 15,000 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये 15,000 आ गया। अब बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या बनेगा, यहाँ से अब डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो अब डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी उसी तरीके से करेंगे, यानी ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई डैश, और ई डैश का मान कितना आया ई नॉट बाई के, ई नॉट बाई के इंटू टी, और टी का मान रखते हैं अभी। यहाँ से सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो कितना होगा ई नॉट इंटू डी माइनस टी, इसका मान अभी हम लोगों ने ये सॉल्व करके निकाला 1200 आया था, तो ये 1200 हो जाएगा। 1200 प्लस ई नॉट बाई के का मान कितना होगा 15,000 और इंटू 15,000 इंटू टी, और टी यानी कि क्या है थिकनेस है, तो परावैद्युत की थिकनेस कितनी है 0.01 मीटर है, तो 0.01 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगी, यानी कि ये बन जाएगा 1350, कितना आ जाएगा 1350 वोल्ट्स आ जाएगा इसका आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि 7 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 1 माइक्रोफैरड है, 7 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 1 माइक्रोफैरड है, एक ऐसी आकृति में जोड़े जाते हैं कि उनकी तुल्य धारिता 5/11 माइक्रोफैरड हो जाए। गणना कीजिए कि समांतर क्रम एवं श्रेणी क्रम में कितने कितने संधारित्र रखे जाएं ताकि वांछित धारिता प्राप्त की जा सके। ये थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड के तरीके का क्वेश्चन है। इसको हम क्या करेंगे, बार बार क्या करेंगे, सारे कॉम्बिनेशंस को बनाकर देखेंगे और चेक करेंगे, तो फाइनली हम लोगों को आंसर मिलेगा। इसको चेक करके ही केवल आंसर निकाला जा सकता है, इस पर कोई तरीका नहीं है कि पहले 7 को आप समांतर में रखो, फिर 6 को समांतर में, एक श्रेणी में रखो। तो इस तरीके से कई सारे कॉम्बिनेशंस बनाए जाएंगे और फिर इसका आंसर निकाला जाएगा। तो जो इसमें सेट बैठेगा, जो इस वैल्यू को 5/11 को सेटिस्फाई करेगा, वही आंसर होगा। इसका और दूसरा कोई तरीका नहीं हो सकता। तो यहाँ से फाइनली आंसर हम लोगों ने सॉल्व करके निकाला हुआ है। तो वो सिंपली आंसर इसका क्या हो जाएगा कि 5 कैपेसिटर को, यानी कि 5 कैपेसिटर को क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में यानी समांतर क्रम में रखेंगे। कैसे रखेंगे, समांतर क्रम में रखेंगे। और 2 कैपेसिटर जो हैं उनको श्रेणीबद्ध तरीके से श्रेणी क्रम में रखेंगे, हाँ, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ से अगर हम नेट कैपेसिटेंस निकालते हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं कि 5 कैपेसिटर को समांतर श्रेणी में रखेंगे तो उनके द्वारा नेट कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी, सी इक्विवेलेंट उनके द्वारा कितना आएगा 5 माइक्रोफैरड आ जाएगा। अच्छा, अब इस 5 माइक्रोफैरड को, यानी कि अब जो 5 समांतर कैपेसिटर थे ये क्या हो गए, ये एक तरीके से इन दोनों, ये जो 2 और श्रेणी क्रम वाले कैपेसिटर है इनके साथ क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गए। तो एक तरीके से 5 कैपेसिटर का एक कैपेसिटर हो गया जो इक्विवेलेंट के तरीके, और 2 कैपेसिटर और हैं जो श्रेणी क्रम में है। तो यानी कि 3 कैपेसिटर इस समय श्रेणी क्रम में है, जिसमें एक 5 माइक्रोफैरड है, दूसरा 1 माइक्रोफैरड का होगा और तीसरा भी 1 माइक्रोफैरड का होगा। तो कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो यहाँ से देख लेते हैं तो क्या आंसर हो जाएगा। तो अब इसको सीरीज कॉम्बिनेशन के तरीके जोड़ लेंगे तो 1/c इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1/5 प्लस 1/1 प्लस 1/1। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से बनेगा 1/5 प्लस 2, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 11/5, यानी कि c इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 5/11 आ जाएगा। ये थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड से लगाया हुआ क्वेश्चन है, इसको बार बार कॉम्बिनेशन बनाकर चेक करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई इसका ऑप्शन हो नहीं सकता है। तो आंसर क्या होगा अपना, आंसर हो जाएगा कि 5 कैपेसिटर को समांतर क्रम में रखो और 2 कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में रखो। यानी कि अगर कुछ इस तरीके से इसका फिगर बनाएं तो ऐसा बनेगा, ऐसे बनेगा। इस तरीके से इसकी सर्किट बनाई जा सकती है। तो 5 कैपेसिटर को हमने क्या किया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखा और 2 को सीरीज कॉम्बिनेशन में रखा। तो यहाँ से नेट
सी यानी कि सी इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे तो 5/11 ही आएगा, तो ये आंसर को सेटिस्फाई करेगा, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9th को। तो क्वेश्चन नंबर 9th क्या है, दो संधारित्रों को जिनमें प्रत्येक की धारिताएं 200 माइक्रोफैरड व 600 माइक्रोफैरड है, समांतर क्रम में जोड़कर 120 वोल्ट पर आवेशित किया जाता है। प्रत्येक पर आवेश का मान तथा तुल्य धारिता ज्ञात करो। यानी कि दो कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। C1 पहला कैपेसिटर की धारिता कितनी है, 200 माइक्रोफैरड है। दूसरे की कितनी है, C2 कितना है, 600 माइक्रोफैरड है, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों को पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट पर कनेक्ट किया गया है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो दोनों पे वोल्टेज सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रत्येक पर आवेश का मान तथा तुल्य धारिता ज्ञात करो। तो प्रत्येक पर आवेश निकालें, अगर पहले वाले कैपेसिटर पे यानी कि C1 वाले कैपेसिटर पे आवेश का मान निकालें, Q1 बराबर तो कितना होगा, तो पोटेंशियल सेम होगा दोनों के लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इस वजह से यहाँ पर चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 गुणा 200, यानी कि ये बन जाएगा कितना, 24,000 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये माइक्रोफैरड में है। अच्छा, Q2 के लिए अगर चार्ज निकाल लेते हैं कि दूसरे कैपेसिटर के लिए कितना चार्ज होगा, तो 600 माइक्रोफैरड इंटू 120, यानी कि ये बन जाएगा 72,000 माइक्रोकूलम। अब पूछ रहा है इसमें अगला क्वेश्चन एक है, तुल्य धारिता ज्ञात करो, यानी कि C इक्विवेलेंट C निकालना है, तो कैपेसिटेंस निकालनी है। तो दोनों कॉम्बिनेशन कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट कितना होता है, सिंपली C1 प्लस C2 होता है, यानी कि 200 प्लस 600 यानी कि 800 माइक्रोफैरड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600 प्लस 200 यानी कि 800 माइक्रोफैरड हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले दो समांतर प्लेट संधारित्र A तथा B को अलग अलग 100 वोल्ट के विभवांतर तक आवेशित किया गया है। अब A की धन प्लेट को B की ऋण प्लेट से तथा A की ऋण प्लेट को B की धन प्लेट से जोड़ दिया जाता है, तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात करो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है अपना। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। तो दो कैपेसिटर है यहाँ पर, एक कैपेसिटर ये है मान लेते हैं, और दूसरा कैपेसिटर ये है। एक के ऊपर 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस और दूसरे वाले पे 3 का है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो पहले वाले के ऊपर अगर हम देखें, वो क्या कह रहा है कि दोनों को अलग अलग 100 वोल्ट के विभवांतर तक आवेशित किया गया है, यानी कि पहले वाले पे भी 100 वोल्ट और दूसरे वाले पे भी 100 वोल्ट। तो पहले वाले के लिए Q1 की अगर बात करें कि कुल चार्ज इसके ऊपर कितना आ जाएगा, तो 100 वोल्ट इंटू 2 माइक्रोफैराड इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 200 माइक्रो कूलम आ जाएगा। दूसरे वाले कैपेसिटर की अगर बात करें तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, 100 इंटू 3 माइक्रोफैराड, यानी कि ये बन जाएगा 300 माइक्रो कूलम आ जाएगा। तो दोनों के ऊपर चार्ज आ गया। अब क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि ए की धन प्लेट को बी की ऋण प्लेट से तथा ए की ऋण प्लेट को बी की धन प्लेट से जोड़ दिया जाता है। तो चलिए जोड़ देते हैं। तो जोड़ते हैं तो कैसे जुड़ेगा, इसको इधर ले आते हैं, ये ऐसे जोड़ देते हैं, ये इधर ऐसे जोड़ देते हैं। तो सपोज करते हैं कि ये इस साइड में पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, और इधर नेगेटिव है, और इस साइड में पॉजिटिव है। अच्छा, तो क्या कह रहा है कि Q1 बराबर 200 माइक्रोकूलम, तो पॉजिटिव वाले की तरफ कितना होगा, इस साइड में पॉजिटिव 200 माइक्रोकूलम, और नेगेटिव वाले पे कितना होगा, इधर भी नेगेटिव के साथ 200 माइक्रोकूलम में आ जाएगा। और यहाँ नीचे वाले 3 माइक्रोफैराड वाले पे देखें तो नेगेटिव के साथ 300 माइक्रोकूलम, और पॉजिटिव की तरफ भी कितना, 300 माइक्रोकूलम। तो अगर यहाँ से नेट चार्ज की बात करें, यानी कि टोटल चार्ज कितना है इसमें टोटल चार्ज कितना है, इस पूरे सिस्टम में टोटल चार्ज की बात करेंगे तो कितना है, 300 माइक्रोकूलम माइनस 200, यानी कि कितना आ गया, 100 माइक्रोकूलम। तो टोटल चार्ज की बात करें तो
100 माइक्रोकूलम इसके ऊपर चार्ज है। और यहाँ से अगर देखें तो दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो C इक्विवेलेंट की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सिंपली C1 प्लस C2 आ जाएगा, और C1 प्लस C2 आ जाएगा। तो यहाँ से होगा क्या, कुल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 325 माइक्रो फैराड आ जाएगा। अच्छा, एक चीज हमको पता होता है कि यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों के ऊपर चार्ज कितना आएगा। पैरेलल में जो ये दो ब्रांचेस हैं, इन दोनों ब्रांचेस पर चार्ज कैसे आता है, तो दोनों चार्ज C1 और C2 के यानी उनकी कैपेसिटेंस के रेशियो में बढ़ जाता है। तो सिंपली यहाँ से देख लेते हैं, तो C1 और C2 का रेशियो कितना हो जाएगा, ये 3:2 हो जाएगा, नहीं सॉरी 2:3 हो जाएगा। कितना होगा ये 2:3 हो जाएगा। तो चार्जेस का रेशियो कितना मिल गया हमको, यहाँ से चार्जेस का रेशियो मिल गया 2:3। पहले वाले यानी 2 माइक्रोफैराड वाले पे 2 रेशियो मिल रहा है और सेकंड वाले पे 3, और टोटल चार्ज है 100 माइक्रोकूलम। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 100 माइक्रोकूलम को 2:3 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो पहले वाले के ऊपर अब चार्ज कितना आ जाएगा, 40 माइक्रोकूलम आ जाएगा। और दूसरे वाले की बात अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, दूसरे वाले के ऊपर कितना आ जाएगा, 60 माइक्रोकूलम आ जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है अपना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है 20 माइक्रोफैराड तथा 30 माइक्रोफैराड धारिता वाले दो संधारित्र क्रमशः 30 वोल्ट तथा 20 वोल्ट तक आवेशित हैं। यदि इनकी एक समान आवेश वाली प्लेटों को जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्लेटों के बीच उभयनिष्ठ विभव ज्ञात कीजिए। तो एकदम सिंपल सा कॉम्बिनेशन है, कुछ जैसे पिछला वाला था उसी तरीके का है कि एक कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर इस तरीके से है और इसको ज्वाइन कर दिया हमने। ऊपर वाला कैसा है, ऊपर वाले के ऊपर, पहले वाले के ऊपर 20 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस है, कितना है 20 माइक्रोफैराड, और दूसरे वाले पे 30 माइक्रोफैराड का है। ज्वाइन बाद में कर रहे हैं, तो ज्वाइन करने के पहले की कंडीशन अगर देखें, तो ज्वाइन करने के पहले की कंडीशन देखें तो पहले वाले के ऊपर चार्ज कितना होगा, पहले वाले को 30 वोल्ट के पोटेंशियल से कनेक्ट किया गया है, आवेशित किया गया है, तो पहले वाले के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, 30 × 20 यानी कि 600 माइक्रोकूलम। और दूसरे वाले पर कितना आएगा, 30 × 20 यानी कि सेम वही 600 माइक्रोकूलम। यानी कि क्यू नेट की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 1200 माइक्रोकूलम आ गया। दोनों को ज्वाइन कर दिया तो चार्ज तो उतना ही रहेगा 1200 माइक्रोकूलम, बट यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। और कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा तो यहाँ से कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, टोटल चार्ज आ गया 1200 माइक्रोकूलम, और सी इक्विवेलेंट की बात कर लेते हैं यहाँ पर, यानी कि टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो 20 + 30 यानी कि 50 माइक्रोफैराड हो जाएगी। तो यहाँ से कॉमन पोटेंशियल निकाल लेते हैं, तो डेल्टा वी इक्वल्स टू क्यू नेट अपॉन सी इक्विवेलेंट। तो कितना होगा, ये आ जाएगा 1200 अपॉन 50 माइक्रोफैराड। तो जीरो कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, डेल्टा वी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 24 वोल्ट्स आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि 20 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र को 1000 वोल्ट तक तथा 10 माइक्रोफैराड के संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। अब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ने पर ऊर्जा के ह्रास की गणना करो। यानी कि पहले इनिशियल कंडीशन पे देख लेते हैं, शुरुआत में कितनी ऊर्जा है दोनों कैपेसिटर को मिलाकर, और बाद में फिर दोनों कैपेसिटर को अगर हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया है तो फिर कितनी ऊर्जा है, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। तो चलिए निकालते हैं। तो पहले क्या करते हैं, दोनों कैपेसिटर की अलग अलग ऊर्जा निकाल कर जोड़ लेते हैं। तो उनकी कैपेसिटेंस दी हुई है और पोटेंशियल दिया हुआ है, तो हाफ CV² वाला फार्मूला लगाते हैं। तो हाफ CV² यानी कि 20 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V² यानी कि 10⁻6, क्योंकि 1000 पोटेंशियल तक इसको आवेशित किया गया है। प्लस दूसरे वाले की एनर्जी लिखते हैं, तो हाफ CV² यानी हाफ इंटू 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V² यानी कि 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻4 बन जाएगा।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बनेगा, ये 10 की पावर 6 माइनस 6 से कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर 4 और 10 की पावर 1 5, यानी ये यहाँ से क्या बनेगा, इसको हम 10 की पावर माइनस 1 कर सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 10 हो गया, और हाँ बिल्कुल, तो ये 10 प्लस 1 अपॉन, और इसका 10 नीचे आएगा यानी कि 1/20, तो ये सिंपली बन जाएगा 201/20, यानी कि इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 10.01 आ जाएगा, कितना आएगा 10.01 आ जाएगा। नहीं नहीं, सॉरी 10.05 आएगा, ये यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 10.05 आ गया। तो ये क्या चीज आई है, ये इनिशियल एनर्जी आ गई कि पहले दोनों कैपेसिटर को मिलाकर कुल कितनी ऊर्जा थी, तो 10.05 जूल इतनी ऊर्जा थी अपने पास। अब क्या करते हैं, अब कुछ कंडीशन इस तरीके से है कि दोनों कैपेसिटर को क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ देते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से यहाँ से दोनों को जोड़ देते हैं। ये ए पॉइंट से, ये बी पॉइंट से, तो दोनों कैपेसिटर को क्या किया हमने, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया। एक कैपेसिटर कितना है, 20 माइक्रोफैराड है, दूसरा वाला कैपेसिटर कितना है, 10 माइक्रोफैराड है। तो यहाँ से हम निकालते हैं कि कुल कितना चार्ज था। तो पहले वाले पे चार्ज कितना था, Q1, यानी कि इनिशियल चार्ज जो है वही फाइनल चार्ज होगा। तो पहले वाले के ऊपर कितना चार्ज था, Q1 बराबर कितना होगा, C1V1, यानी कि 20 माइक्रोफैराड इंटू 1000। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -2 बन जाएगा कूलाम में। दूसरे वाले के ऊपर अगर हम चार्ज की वैल्यू लिखते हैं तो कितना बन जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 100, यानी कि ये बन जाएगा 10 की पावर -3, यानी कि Q नेट शुरुआत में जो चार्ज था वही फाइनल चार्ज है। तो कितना चार्ज हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ से 10 की पावर -3 इंटू 21 कूलाम, ये फाइनल चार्ज निकल कर आ गया। अच्छा, ये फाइनल चार्ज निकल कर आ गया। अब दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया है तो C इक्विवेलेंट भी निकाल लेते हैं आराम से। तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 20 प्लस 10 यानी कि 30 माइक्रोफैराड, यानी 30 इंटू 10 की पावर -6 फैराड में आ गया। तो यहाँ से अब क्या निकाल लेते हैं हम, ऊर्जा निकालते हैं कि अब कितनी ऊर्जा थी। तो अब कितनी ऊर्जा है इसके पास, हाफ, चार्ज पता है, C पता है यानी कैपेसिटेंस पता है, तो हाफ Q² बाई C वाला फार्मूला लगा लेते हैं। तो 1/2 इंटू Q² कितना है, 21 का स्क्वायर यानी 441 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन C, यानी कि 30 इंटू 10 की पावर -6। तो ये 10 की पावर -6 कैंसिल हो जाएगा, और इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, ये यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 0 आएगा, फिर यहाँ से डेसिमल लग जाएगा, और ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 14.7, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 7 जा 14.7.35, कितना आएगा 7.35। ये फाइनल ऊर्जा आ गई, कितनी है ये 7.35। तो ऊर्जा का लॉस कितना हुआ, यानी कि डेल्टा यू, चेंज इन एनर्जी कितनी हुई। तो इनिशियल एनर्जी अपने पास कितनी आई थी, 10.05, फाइनल कितनी आई 7.35। दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना होगा, 0 7 एंड 2, यानी कि 2.7 जूल का डिफरेंस आ गया यहाँ। तो ऊर्जा का हास कितना हुआ, ऊर्जा के हास की गणना करनी थी तो कितनी आ गई, 2.7 जूल आ गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, C1 बराबर 1 माइक्रोफैराड धारिता का एक संधारित्र अधिकतम V1 बराबर 6 किलोवोल्ट सहन कर सकता है, जबकि C2 बराबर 2 माइक्रोफैराड धारिता का एक अन्य संधारित्र V2 बराबर 4 किलोवोल्ट सहन करता है। यदि ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं तो यह प्रणाली कितना अधिकतम वोल्टेज सहन करेगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दो कैपेसिटर हैं यहाँ पर, एक कैपेसिटर ये है और दूसरा कैपेसिटर ये है। तो पहले कैपेसिटर पर कितना कैपेसिटेंस है इसका, 2 माइक्रोफैराड है, इसका कितना है 2 माइक्रोफैराड। दूसरे पर कितना है, दूसरे पर है, तो दूसरे का कैपेसिटेंस कितना है, दूसरे का कैपेसिटेंस है
C2 बराबर 2 माइक्रोफैराड, इस पर भी है, सॉरी पहले वाले पर C1 बराबर 1 है, पहले वाले का कितना है 1 माइक्रोफैराड है और दूसरे वाले का कितना है 2 माइक्रोफैराड है। ठीक, और किया क्या जा रहा है कि पहले वाला जो है, जो पहला वाला कैपेसिटर है उसको 1000 वोल्ट सॉरी V1 बराबर 6 किलो वोल्ट वो सहन करता है, यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल पहले वाले कैपेसिटर का कितना कर सकते हैं तो 6 किलो वोल्ट कर सकते हैं। तो पहले वाले के लिए मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, तो पहले वाले के लिए मैक्सिमम चार्ज यानी Q1 बराबर कितना हो जाएगा C1V1 यानी कि 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 3, तो ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 कूलम। और दूसरे वाले के लिए मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है, तो दूसरे वाले के लिए मैक्सिमम चार्ज हो सकता है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू कितना मैक्सिमम पोटेंशियल ये सहन कर सकता है 4 किलो वोल्ट यानी कि 4 इंटू 10 की पावर माइनस सॉरी प्लस 3, तो ये कितना बनेगा 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 कूलम बन जाएगा। अच्छा, अब इन दोनों को क्या करते हैं, अब इन दोनों कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ देते हैं। तो दोनों कैपेसिटर को अगर हम सीरीज में जोड़ देंगे तो होगा क्या, दोनों के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू होगी वो सेम होगी, यानी कि Q1 और Q2 का मान सेम होना चाहिए। अगर दोनों कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ देते हैं तो दोनों के ऊपर चार्ज सेम होगा। तो चार्ज होगा कितना, तो पहले वाला जो है वो मैक्सिमम चार्ज 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सहन कर सकता है, दूसरा वाला 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सहन कर सकता है। तो अगर एक चीज यहाँ से ध्यान से समझें तो 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मैक्सिमम चार्ज होगा जो यहाँ से फ्लो कर सकता है। अगर इससे ज्यादा करेंगे तो होगा क्या कि पहला वाला डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए मैक्सिमम चार्ज जो यहाँ से फ्लो कर सकते हैं तो वो Q1 के बराबर होगा जो कि 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 होगा। तो इतना मैक्सिमम चार्ज इससे फ्लो करा सकते हैं। तो ये दोनों कैपेसिटर पे इतना ही चार्ज होगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 कूलम, और दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो C इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2, 1 बाई C इक्विवेलेंट कितना होगा 1 प्लस 1 बाई 2 यानी कि 3/2, और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/3 आ जाएगा। तो ये 2/3 माइक्रोफैराड क्या आ गया, C इक्विवेलेंट आ गया। C इक्विवेलेंट जब दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, तो दोनों का कॉमन पोटेंशियल जो कि दोनों मैक्सिमम पोटेंशियल जो कि बर्दाश्त कर सकते हैं, दोनों सहन कर सकते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, तो डेल्टा V इक्वल्स टू Q बाई C। Q कितना है मैक्सिमम जो यहाँ पर सहन कर सकता है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और ये C इक्विवेलेंट कितना आ रहा है इन दोनों के क्रॉस, तो 2/3 माइक्रोफैराड यानी कि 2 यहाँ 3 ऊपर आ जाएगा और नीचे 10 की पावर माइनस 6। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो 2 3 जा 6, तो ये बन जाएगा कितना 9 इंटू 10 की पावर 3, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ से मैक्सिमम पोटेंशियल कितना ये दोनों सहन कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 9 किलो वोल्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 किलो वोल्ट, यानी कि अपना क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन है 2.2.51, एक फिगर है, चित्र है, में प्रदर्शित परिपथ में बिंदुओं A एवं B के बीच को कुल धारिता का मान B के बीच कुल धारिता का मान इसका सरल समतुल्य परिपथ बनाकर ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं, यानी कि C इक्विवेलेंट निकालना है बिटवीन A एंड B। तो क्वेश्चन नंबर 14 है अपना, कुछ इसका पहले फिगर देख लेते हैं। तो फिगर ये A पॉइंट है, यहाँ से थोड़ा आगे चले तो एक ये कैपेसिटर लगा हुआ है, थोड़ा और आगे चले तो यहाँ से एक वायर कनेक्टेड है इस तरीके से, तो इस पे आगे चले तो एक ये कैपेसिटर लगा हुआ है, थोड़ा आगे चले तो ये इस तरीके से यहाँ पर कनेक्टेड है, और एक कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है, ये यहाँ कनेक्टेड है और ये पॉइंट बी है। तो कुछ इस तरीके से इसका फिगर है। तो पहला वाला कैपेसिटर कितना है C1, C1 की वैल्यू कितनी है 3 माइक्रोफैराड है। दूसरा कैपेसिटर C2, C2 की वैल्यू कितनी है 4 माइक्रोफैराड है, और तीसरा है उसकी वैल्यू कितनी है 5 माइक्रोफैराड है। तो C इक्विवेलेंट निकालना है। यहाँ से पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन बनाना थोड़ा सा पॉसिबल क्या थोड़ा सा बोल सकते हैं टफ है। तो इसको समझते हैं, इसको इस तरीके से समझते हैं कि ए और बी जो ये दो पॉइंट दिए हैं, हम लोग इसको अज्यूम करते हैं कि ये किसी एक बैटरी से कनेक्टेड है, इमेजिनरी बैटरी मान लेते हैं। तो इस साइड इसका पोटेंशियल V और इस साइड 0 हो गया, इमेजिनरी है, थोड़ा सा अज्यूम करते हैं, इमेजिन करते हैं। तो होगा क्या इससे, एक चीज यहाँ पर सपोज करना है कि वायर का रेजिस्टेंस 0 मानकर चलते हैं,
तो आगे अगर कोई भी कैपेसिटेंस, कोई भी बैटरी रेजिस्टेंस नहीं मिलता है तो पोटेंशियल हम लोग मानकर चलते हैं कि पोटेंशियल सेम है। तो उसी तरीके से आगे चलते हैं। तो होगा क्या? होगा क्या कि जो ए पॉइंट है वो वी पोटेंशियल से जुड़ा है, यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल वी मिलेगा, यहाँ पर पोटेंशियल वी मिल जाएगा। और बी वाला जो है जीरो पोटेंशियल से जुड़ा है, यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल जीरो। तो आगे चले इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल कितना होगा? जीरो होगा, क्योंकि अभी बीच में कोई इंडक्टर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर कुछ भी नहीं आया है। तो जब तक रास्ते में कुछ नहीं आएगा तब तक पोटेंशियल सेम मानते चलेंगे। अच्छा, इस रास्ते से आगे चलते हैं, ए से थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो अब आगे कैपेसिटर है। लेकिन अगर हम ऊपर की तरफ चलें तो ऊपर आगे चलेंगे तो इस रास्ते पे चलेंगे तो कुछ नहीं आया, यानी कि यहाँ तक भी पोटेंशियल कितना है? तो इस पॉइंट तक भी पोटेंशियल क्या होगा? वी होगा। अब लेफ्ट या राइट जाएंगे तो कैपेसिटर आ रहा है तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से केवल इसी पॉइंट तक हम लोग यहाँ तक आएंगे और रुक जाएंगे, तो यहाँ का पोटेंशियल हमको वी मिल गया। अच्छा, सेम सेम चीज यहाँ पर बी वाले के साथ करेंगे, तो बी से आगे चलेंगे तो यहाँ पहुंचे, यहाँ पर भी पोटेंशियल जीरो। इससे आगे अगर चलेंगे तो कैपेसिटर लगा है, बट अगर इस वायर के जो कनेक्टेड है, जो वायर कनेक्टेड है, इस रास्ते पे चलेंगे तो पोटेंशियल सेम है, कितना है? जीरो ही है। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना मिल गया? इस पॉइंट पर जीरो मिल गया। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि 3 कैपेसिटर हैं जो कि पोटेंशियल V और जीरो के क्रॉस लगे हुए हैं। यानी कि जब कोई भी कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो और उनके बीच कनेक्टेड होते हैं तो मान सकते हैं कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। यानी कि 3 कैपेसिटर हैं, तीनों ही कैपेसिटर V और जीरो के बीच में लगे हुए हैं। ध्यान से समझते हैं, ये V हुआ, ये जीरो हुआ, ये जीरो और V के बीच में एक कैपेसिटर ये हुआ, और ये जीरो और ये V के बीच में तीसरा कैपेसिटर है। यानी कि तीनों कैपेसिटर जीरो और V पोटेंशियल के बीच लगे हुए हैं। तो इसको हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं कि ये A पॉइंट हो गया जीरो, और यहाँ पर ये पॉइंट B मान लेते हैं। तो एक कैपेसिटर हो गया ये V, और ये B पॉइंट का जीरो कैपेसिटर, जीरो पोटेंशियल, ये बीच में एक लगा हुआ है, फिर ये तीसरा एक लगा हुआ है। इस तरीके से क्यों मान रहे हैं? क्योंकि तीनों कैपेसिटर यहाँ पर तीनों कैपेसिटर जो है वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर लगे हुए हैं। तो A और B के क्रॉस अगर हम ध्यान से समझें तो V और जीरो यानी कि V पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो यहाँ से तीनों कैपेसिटर को सेम पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस ही लगाएंगे हम लोग। तो इस तरीके से लगा देंगे। तो पहला वाला कितना लग जाएगा? 3 माइक्रोफैराड है। दूसरा वाला कितना है? 4 माइक्रोफैराड है। तीसरा वाला कितना है? 5 माइक्रोफैराड। तो ये अब तीनों कैसे हैं? तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है? C इक्विवेलेंट कितना हो जाता है? सिंपली C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाता है। तो C इक्विवेलेंट यहाँ से निकाल लेते हैं। तो C1 कितना है? C1 आ जाएगा 3 माइक्रोफैराड प्लस 4 प्लस 5 यानी कि 4 3 7 प्लस 5 यानी कि 12 माइक्रोफैराड, ये इसका C इक्विवेलेंट आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, आया हुआ क्वेश्चन है, 2000 में आया है, 2004 में, 2006 में। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चित्र 2.2.52 में प्रदर्शित निकाय की धारिता निकाय की धारिता तथा 5 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले इसका फिगर बनाते हैं, चित्र बनाते हैं कि चित्र कैसा है। ये यहाँ पर बैटरी है 6 वोल्ट की। तो कुछ इस तरीके से फिगर है। सारे कैपेसिटेंस लिख लेते हैं कितना है। तो ये 3 माइक्रोफैराड है, सारे माइक्रोफैराड में है। ये 1 है, ये वाला 5 है, और ये वाला 4 माइक्रोफैराड है। ठीक है, तो इस तरीके से कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो यहाँ से निकालना क्या है? यहाँ से निकालना है कि प्रदर्शित निकाय की धारिता ज्ञात करना है, यानी कि C इक्विवेलेंट निकालना है हमको। तो चलिए पहला क्वेश्चन यही, पहला पार्ट इसका सॉल्व करते हैं कि C इक्विवेलेंट कितना होगा। तो C इक्विवेलेंट कितना होगा? तो अगर ध्यान से समझें तो ये दो कैपेसिटर जो लगे हुए हैं, 1 माइक्रोफैराड और 5 माइक्रोफैराड वाले, ये
पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो अगर इन दोनों को हटाकर एक इनकी जगह एक सी इक्विवेलेंट रख दें तो कुछ इस तरीके से अब फिगर बन जाएगा। सी इक्विवेलेंट इन दोनों से मिलाकर, लेकिन ये इन दोनों से मिलाकर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो दोनों का सी इक्विवेलेंट कितना बनेगा 5 + 1 6 बन जाएगा। तो ये 6, ये 3, फिर इधर आ गए ये 4 वाला और ये इस तरीके से नीचे 6 वोल्ट की बैटरी लगी। ठीक, ये कॉम्बिनेशन हो गया। अच्छा, अब अगर हम ध्यान से समझें तो ये दोनों जो लगे हुए हैं 3 और 6 वाले, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है और ये 4 वाले के साथ में पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। तो इन दोनों को सीरीज के साथ जोड़ेंगे, यानी कि 3 और 6 को सीरीज के तरीके बना लेंगे। तो इन दोनों का एक सी इक्विवेलेंट बना लेते हैं। तो सीरीज में अगर 3 और 6 को जोड़ेंगे तो सी इक्विवेलेंट इनका कितना मिलेगा, यहाँ से इनका सी इक्विवेलेंट मिल जाएगा 1/3 + 1/6 इक्वल्स टू 1/2 यानी कि 2 माइक्रोफैराड। तो इन दोनों की जगह एक अब 2 माइक्रोफैराड वाला एक कैपेसिटर लग जाएगा। यहाँ पर एक 4 माइक्रोफैराड वाला लगा हुआ है, ये इस तरीके से, और यहाँ पर फिर बैटरी कनेक्टेड है 6 वोल्ट की। अब ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अब यहाँ से अगर एक सी इक्विवेलेंट रख दें तो पैरेलल में है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 6 माइक्रोफैराड बन जाएगा यहाँ से। तो ये बना और ये 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ से लग जाती है। तो कुछ इस तरीके से ये सिस्टम था और इस सिस्टम का टोटल यानी कि सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, कुल कैपेसिटेंस, कुल धारिता कितनी आ गई, 6 माइक्रो फैराड आ गई। ठीक है, तो पहला पार्ट इसका कंप्लीट होता है। अब इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट है कि 5 माइक्रो फैराड धारिता के संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से होगा क्या कि 6 वोल्ट की बैटरी है तो 6 वोल्ट की बैटरी आगे जाएगी। फिर यहाँ से क्या हो रहा है, ये वाले फिगर से समझते हैं, इस फिगर से समझते हैं। तो 6 वोल्ट का पोटेंशियल इधर से जाएगा ऐसे पहुंचेगा। होगा क्या कि ये दोनों अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो दोनों साइड क्या होगा, इक्वी पोटेंशियल क्रिएट होगा, यानी दोनों पे बराबर पोटेंशियल आएगा। तो ऊपर वाले पे भी और नीचे वाले पे भी। लेकिन जो 5 माइक्रोफैराड लगा है वो ऊपर वाली ब्रांच पे लगा हुआ है। तो ऊपर वाले पे कितना पोटेंशियल गया, 6 पोटेंशियल गया, है ना। तो 6 पोटेंशियल गया, यानी कि अब इस फिगर पे आ जाते हैं। अब इस फिगर पे आ जाते हैं। इस फिगर में क्या है, यहाँ से गया 6 वोल्ट का पोटेंशियल और इस वाले पे भी गया 6 वोल्ट का पोटेंशियल। तो 6 वोल्ट का पोटेंशियल यहाँ और यहाँ दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन चार्ज की वैल्यू यहाँ पर सेम होगी। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर चार्ज था 2 और इसका पोटेंशियल था 6, यानी कि कितना चार्ज इससे जा रहा होगा, इससे जा रहा होगा 6 दूना 12, यानी 12 माइक्रोकूलम इस पे चार्ज गया है। तो चार्ज 12 माइक्रोकूलम यहाँ पर भी होगा और 12 माइक्रोकूलम यहाँ पर भी होगा, है कि नहीं। तो 12 माइक्रोकूलम चार्ज यहाँ पर आएगा और 12 माइक्रोकूलम आगे आएगा, लेकिन अब यहाँ से दोनों पे क्या होगा, चार्ज क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो 12 माइक्रोकूलम यहाँ से और इन दोनों से चार्ज क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं 3 माइक्रोफैराड वाले पे देख लेते हैं कुल कितना पोटेंशियल आएगा। तो कितना पोटेंशियल आएगा, 6 वोल्ट का पोटेंशियल आ रहा था तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, चार्ज 12 का है तो यहाँ से पोटेंशियल कितने का मिल जाएगा, इसको कितने का मिलेगा, पोटेंशियल बराबर Q/C। यानी कि यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि जो पोटेंशियल होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उनके कैपेसिटर के रेशियो में। तो यहाँ से ये पोटेंशियल कितना कंज्यूम करेगा, ये 4 वोल्ट का पोटेंशियल यहाँ पर कंज्यूम हो जाएगा, है कि नहीं। और आगे चलेगा तो 2 वोल्ट का पोटेंशियल और बचा हुआ है, क्योंकि 6 वोल्ट की पोटेंशियल यहाँ पर लगी हुई है तो 6 वोल्ट यहाँ से आ रहा है। तो 4 वोल्ट यहाँ पर कंज्यूम हुआ और 2 वोल्ट आगे चला जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में बटा, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में बराबर, यानी ऊपर भी 2 वोल्ट का पोटेंशियल गया और नीचे भी 2 वोल्ट का पोटेंशियल गया। तो नीचे भी 2 वोल्ट का पोटेंशियल, ऊपर भी 2 वोल्ट का पोटेंशियल, तो नीचे वाले कैपेसिटर पे ही हमको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो पोटेंशियल 2 है और कैपेसिटेंस उसकी 5 है, तो यहाँ से उसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, तो ये बी पार्ट का आंसर आ जाएगा। क्यू बराबर कितना आ जाएगा, CV, यानी कि चार्ज कितना बन गया, C है उसका 5 माइक्रोफैराड और पोटेंशियल आया है उसका 2 वोल्ट, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 10 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करके बनाना पड़ेगा, बट इसी फिगर को लेकर हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि चित्र 2.2.53 में प्रदर्शित परिपथ में यदि बिंदु B को पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाए तथा बिंदु A को 1200 वोल्ट विभव पर रखा जाए
तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा बिंदु C पर विभव की गणना कीजिए। देखिए पृथ्वी से कनेक्ट करने का मतलब ये होता है कि पृथ्वी से जब भी हम कनेक्ट करते हैं तो पृथ्वी उसको क्या करती है, न्यूट्रलाइज कर देती है उस प्लेट को, यानी कि जो पोटेंशियल होता है उस पोटेंशियल को उस प्लेट के जीरो कर देती है। तो एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो है और दूसरे पॉइंट का एक एंड का पोटेंशियल कितना है, 1200 वोल्ट है। तो एक तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर मेंटेन कर लिया गया है, कितना, 1200 वोल्ट का। तो केवल इसी के लिए ही इसको, यानी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए ही ये अर्थ से कनेक्ट किया गया है, अर्थिंग की गई है। तो 2.2.53 प्रदर्शित परिपथ में यदि बिंदु B, चलिए पहले इसका फिगर बनाते हैं। ये पॉइंट A है, ये आगे बढ़ा, एक कैपेसिटर लगा, ये आगे ऐसे गया, ऐसे आया, ये पॉइंट B है, फिर ये इसको आगे लेकर चल ले जाकर क्या किया, अर्थिंग कर दी इसकी। अब यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर ये पॉइंट का नाम कुछ C है, ठीक है। 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, तीनों कैपेसिटर की धारिता लिख लेते हैं। तो इसका 3 माइक्रोफैराड है, ऊपर वाले का 4 माइक्रोफैराड, ये माइक्रोफैराड में लिखे हुए हैं, और ये कितना है, 2 माइक्रोफैराड लिखा हुआ है, ठीक है। और ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कितना लिखा है, 1200 वोल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से कंडीशन है। तो यहाँ से पूछ क्या रहा है, यहाँ से पूछ रहा है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा बिंदु C पर विभव की गणना कीजिए। चलिए निकालते हैं। तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश निकालते हैं, तो आवेश निकालते हैं और विभव की गणना कीजिए। तो इसके पहले हम लोग थोड़ा सा C कैपेसिटर यानी कि C इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं इसका। तो C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 2 कैपेसिटर यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, 4 और 2 वाले, यानी कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि A पॉइंट रहा, ये बीच में एक कैपेसिटर 3 माइक्रोफैराड का लगा, ये आगे एक C इक्विवेलेंट लग गया जो कि 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है। तो 4 + 2 यानी कि 6 माइक्रोफैराड, और ये आगे B पॉइंट हो गया जो कि आगे जाकर अर्थिंग कर दी गई है, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो 6 और ये 3 अब किस में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। तो C इक्विवेलेंट यहाँ से कितना निकल आएगा, C इक्विवेलेंट यहाँ से निकल आएगा 1/3 + 1/6 = 1/2 बन जाएगा ये, और ये इसका रिवर्स कर देंगे तो 2 वोल्ट, कितना, C 2 माइक्रोफैराड, यानी कि C इक्विवेलेंट इस पूरे सर्किट का कितना बन गया, कुल धारिता कितनी बन गई, 2 माइक्रोफैराड की बन गई। अच्छा, 2 माइक्रोफैराड की धारिता बन गई, पोटेंशियल है अपने पास 12 वोल्ट का, पोटेंशियल है 12 वोल्ट का, तो कितना चार्ज सप्लाई होगा, तो चार्ज सप्लाई कितना होगा, Q बराबर C × V, यानी कि 2 गुणा 1200 यानी कि 24 माइक्रो कूलम, ठीक। तो 2400 माइक्रो कूलम इसमें यहाँ से ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। तो 2400 माइक्रो कूलम यहाँ से जाएगा, और जाने के बाद सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या होगा, सेम रहता है। तो यहाँ पर भी 2400 माइक्रो कूलम पहले वाले कैपेसिटर पे आएगा। आगे चार्ज इसमें और इसमें दोनों पॉइंट्स पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज बढ़ जाता है, लेकिन पोटेंशियल सेम होता है। तो हमको निकालना क्या है, हमको हर बिंदु पर प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, तो पहले वाले संधारित्र पर यानी 3 माइक्रोफैराड वाले पर कितना चार्ज आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो 2400 माइक्रोकूलम। आगे चलते हैं अगर, तो इसके लिए थोड़ा सा हम पोटेंशियल को पहले समझ लेते हैं कि 1200 वोल्ट का पोटेंशियल गया, तो पहले वाले ने कितना पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल सीरीज कॉम्बिनेशन में कंज्यूम होता जाता है, तो पहले वाले संधारित्र पर पोटेंशियल कितना आएगा, यानी डेल्टा V1 की बात कर लेते हैं। तो कितना पोटेंशियल कंज्यूम करेगा, चार्ज है 2400 माइक्रोकूलम का, उसके पास कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैराड की, यानी कि कितना आएगा, 800 वोल्ट का यहाँ पर पोटेंशियल आ गया। कुल 1200 वोल्ट की बैटरी है, तो 800 हुआ, यानी कि अभी 400 आगे जा रहा है। तो 400 आगे चला तो 400 अब 2 पैरेलल प्लेट, तो 2 पैरेलल ब्रांचेस में बढ़ गया, यानी कि 400 इस पे भी जाएगा और 400 का वोल्ट इस पे भी जाएगा। तो 400 का वोल्ट अब दोनों पे जाएगा, तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि ऊपर वाले का भी चार्ज निकाल लेंगे। तो यानी कि जो ऊपर 4 माइक्रोफैराड वाला यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, उसके ऊपर कितना चार्ज यहाँ से आ जाएगा। तो Q बराबर C × V, 400 का पोटेंशियल है, 4 उसकी माइक्रोफैराड उसका कैपेसिटेंस है, यानी कि Q बराबर C × V, यानी कि 1600 माइक्रो कूलम इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। तीसरे वाले पर कितना चार्ज होगा, Q3 देख लेते हैं, यानी कि 2 माइक्रोफैराड वाले पे, तो 400 का पोटेंशियल है, 2 उसका कैपेसिटेंस है, तो 4 दूना 800, यानी कि 800 माइक्रो कूलम इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। तो ये भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब इसका एक और पार्ट है, कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा बिंदु C पर विभव की गणना कीजिए। बिंदु C कहाँ है, बिंदु C यहाँ पर था, कहाँ है, ये पॉइंट है ना, बिंदु C यहाँ है। तो इस बिंदु से, ये ब्रांच से जस्ट पहले है, दोनों ब्रांचेस के बटने के जस्ट पहले है। तो पूछ रहा है कि इस पॉइंट पर कितना
पोटेंशियल होगा ये हमको निकालना है। तो हमने निकाल लिया कि 400 पहले वाले कैपेसिटर के द्वारा कंज्यूम होगा, सॉरी 800 पहले वाले कैपेसिटर के द्वारा कंज्यूम हो जाएगा, ये आया था। 400 आगे बढ़ेगा यानी कि इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट सी कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, बहुत ही आसान सा है ना। तो ये वाला पार्ट भी अपना कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है 17 चित्र 2.2.54 में प्रदर्शित परिपथ में C1 बराबर 1 माइक्रोफराड, C2 बराबर 2 माइक्रोफराड, C3 बराबर 3 माइक्रोफराड तथा C4 बराबर 4 माइक्रोफराड है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसका फिगर कुछ इस तरीके से बना है। एक कैपेसिटर ये लगा, ये यहाँ से बनेगा, ये की लगी हुई है, कुंजी लगी हुई है, यानी कि जो सर्किट को कंप्लीट करती है। तो ये K1 है और यहाँ पर ये K2 है। सारे कैपेसिटर लिख लेते हैं। तो पहला वाला C1 कैपेसिटर कितना है, 1 माइक्रोफराड का है। कितने का है, 1 माइक्रोफराड। ये C2 2 माइक्रोफराड का है। C3 3 माइक्रोफराड का है। C4 4 माइक्रोफराड का है। ठीक है, तो इस तरीके से है। ठीक, तो यहाँ से हमको ज्ञात करना है कि जब केवल कुंजी K1 दबी है, जब ये कुंजी K1 दबी है, अगर कुंजी दबी हुई का मतलब वो इस तरीके से है, सर्किट कंप्लीट है। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक 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 कैपेसिटर पर कितना चार्ज फ्लो होगा, यानी कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं। तो अगर यहाँ से देखें तो ये कितना वोल्ट है, कितने की बैटरी लगी है, तो 12 वोल्ट, इस टाइम में 12 वोल्ट है। तो 12 वोल्ट यहाँ से सप्लाई होगा, 12 वोल्ट यहाँ पर 12 वोल्ट, अच्छा ऊपर भी 12 वोल्ट जाएगा और नीचे भी 12 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो दोनों बराबर हो जाते हैं। तो 12 वोल्ट अगर ध्यान से देखें तो ये ऊपर वाले जो दोनों कैपेसिटर लगे हुए हैं, इसको और नीचे वाले जो दोनों कैपेसिटर लगे हुए हैं, इन दोनों पे पोटेंशियल मेंटेन होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा, है ना। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बराबर करा देते हैं तो आंसर मिल सकता है। तो सपोज करते हैं यहाँ से क्यू चार्ज गया, कितना चार्ज गया, क्यू चार्ज गया, और ये क्यू चार्ज ऊपर जाकर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो मान लेते हैं ऊपर वाली ब्रांच में Q1 चार्ज गया और नीचे वाले में Q माइनस Q1, जहां पर Q क्या है, टोटल चार्ज है। टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन यही कर लेते हैं कि टोटल कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। तो 1 और 3 सीरीज में लगे हुए हैं, यानी कि यहाँ से इनका C इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, ये 1 प्लस 1/3 यानी कि 4/3, यानी इसका रिवर्स कर देंगे तो 3/4 बन जाएगा। ठीक, और सेकंड वाली जो नीचे वाली ब्रांच है उसका अगर देखें तो 2 और 4 2 माइक्रोफैराड के यहाँ पर दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड के। तो इनका C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1/2 प्लस 1/4, यानी कि ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3/4, रिवर्स कर देंगे तो कितना बन जाएगा 4/3। अब ये दोनों कैपेसिटर लगे हुए कैसे हैं, पैरेलल लगे हुए हैं, तो सिंपली इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 3/4 प्लस 4/3 यानी कि ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 12 और ऊपर आ जाएगा कितना 25। तो C इक्विवेलेंट ले यानी कि इस सिस्टम का कुल कैपेसिटेंस, कुल धारिता कितनी आ गई, 25/12 आ गई है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं। तो अब आगे क्या है, अब यहाँ से समझते हैं हम कि अब इसमें क्या है, हमको कैपेसिटेंस तो मिल गया, हमको कैपेसिटेंस मिल गया है। ठीक है, तो अब यहाँ से चार्ज कितना फ्लो होगा ये निकाल लेते हैं। तो कुल कितना चार्ज होगा, कुल कितने की बैटरी लगी है, 12 वोल्ट की, कुल कैपेसिटेंस है 25/12, यानी कि 12 गुणा 25/12। तो यहाँ से कितना बनेगा, ये बन जाएगा 25 माइक्रोकूलम, यानी कि इसमें जो Q का मान है वो कितना है, 25 माइक्रोकूलम। 25 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ से फ्लो होगा, जो कि आगे चलकर Q1 वाली ब्रांच, ऊपर वाली ब्रांच में, और नीचे Q माइनस Q1 वाली दो ब्रांचेस में बढ़ जाएगा।
चलिए दोनों ब्रांचेस का पोटेंशियल मेंटेन कर लेते हैं, पोटेंशियल बराबर कर लेते हैं तो कितना बनेगा? ऊपर वाला जो पोटेंशियल होगा सीरीज में दो तरीके से बटेगा, लेकिन नेट पोटेंशियल नीचे वाली ब्रांच के बराबर ही होगा। तो ऊपर वाले का पोटेंशियल अगर लिखना चाहें तो कैपेसिटर कैपेसिटर पे जो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर लगे हुए हैं उनके ऊपर चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि सीरीज में चार्ज में कोई भी चेंज नहीं होता, सीरीज में चार्ज सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ से आएगा Q1/1 प्लस Q1/3 इक्वल्स टू Q माइनस Q1 अपॉन 2 प्लस Q माइनस Q1 अपॉन 4। पोटेंशियल बराबर करा लिया तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से कितना बन जाएगा? Q का मान रख देंगे 25 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो यहाँ से ये बनेगा 4/3 है ना, एक साइड बनेगा कितना 4/3 Q1 और दूसरी साइड कितना आएगा Q माइनस Q1 और इनटू में दोनों में से कॉमन कर लेंगे Q माइनस Q1 तो बन जाएगा 1/2 प्लस 1/4 यानी कि 3/4। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा 4/3 Q1 इक्वल्स टू Q माइनस Q1 इनटू 3/4, ये इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर Q का मान रख देते हैं, तो Q कितना आया है 25 यानी कि 25 माइनस Q1 इनटू 3/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने से क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16 यानी कि 16 Q1 बराबर 3 को उस साइड ले जाएंगे तो 3 3 जा 9 यानी कि 225 माइनस 9 Q1, तो यहाँ से कितना आएगा 9 Q1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इधर ले आते हैं 9 Q1 को, तो बनेगा 25 Q1 बराबर 225 यानी कि Q1 की वैल्यू कितनी आ गई, Q1 की वैल्यू आ गई 9 माइक्रोकूलम, यानी कि एक ब्रांच में ऊपर वाली ब्रांच में 9 माइक्रोकूलम का आवेश ट्रांसफर होगा, चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, और दूसरी वाली जो नीचे वाली ब्रांच है उसमें Q माइनस Q1 का चार्ज फ्लो होगा, यानी कि 25 माइनस 9 यानी कि 16 माइक्रोकूलम का चार्ज फ्लो होगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी अपना सॉल्व हो जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन है कि चित्र 2.2.55 में बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले इसका फिगर बना लेते हैं, तो इसका फिगर बनाते हैं। ये पॉइंट ए रहा, ए से आगे चले, ये एक कैपेसिटर लगा, थोड़ा आगे चलते हैं, एक कैपेसिटर ये लगा, फिर ऐसे आते हैं और इधर नीचे वाली ब्रांच में कोई कैपेसिटर नहीं है, थोड़ा आगे ये बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये आगे चलकर यहाँ से जुड़ गया है। ठीक, और ये वाली सर्किट आगे जाती है, तो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर आगे चलते हैं और ये इस तरीके से जुड़ जाती है। ये पॉइंट यहाँ पर डी है। ठीक ठीक, तो अब यहाँ पर सारे कैपेसिटर लिख लेते हैं, तो कितने कितने माइक्रोफराड के हैं। तो पहला वाला C1 बराबर 1 माइक्रोफराड यानी कि ये 1 माइक्रोफराड का है। C2 बराबर भी 1 माइक्रोफराड, ये भी 1 माइक्रोफराड का है। ये भी C3 ये भी 1 माइक्रोफराड का, यानी कि सारे 1 माइक्रोफराड के यहाँ पर दिख रहे हैं। नहीं, आखिरी वाला यानी C4 जो आखिरी वाला कैपेसिटर है वो 2 माइक्रोफराड का, ये 2 माइक्रोफराड का, ये सारे माइक्रोफराड में है, माइक्रोफराड। ठीक, तो इस तरीके से है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो क्या चीज समझ में आ रही है? ध्यान से अगर हम देखें तो हमको एक चीज समझ में आ रही है कि ये तो एक पहला सीरीज में लगा हुआ है, लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ तक के कॉम्बिनेशन को देखें, यहाँ से आगे वाले कॉम्बिनेशन को, यानी कि ये पॉइंट एक डी यहाँ से बना हुआ है, पॉइंट डी के आगे अगर देखें तो दो ब्रांचेस में चार्ज बटा हुआ है, यानी 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, एक पैरेलल में है अदर दो के, यानी कि यहाँ से ये इस तरीके से, ये ऐसे इस तरीके से तो आगे बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका निकाल लेते हैं, सी इक्विवेलेंट इसका निकाल लेते हैं, तो कितना बन जाएगा, चलिए निकालते हैं इसको। सी इक्विवेलेंट इसका कितना बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा, इन दोनों को पहले सीरीज में जोड़ लेते हैं, यानी कि 1 माइक्रोफराड ये वाला और ये 2 माइक्रोफराड ये सीरीज में है और ये 1 माइक्रोफराड इस वाले के साथ में पैरेलल में है, यानी कि यहाँ से पहला वाला सी इक्विवेलेंट अगर हम निकालेंगे 1 माइक्रोफराड ये वाला और ये 2 माइक्रोफराड ये वाले के साथ में, तो कितना बन जाएगा 1 + 1/2 यानी कि 3/2 और इसका रिवर्स कर देंगे तो 2/3 ये आ गया, तो 2/3 आ गया यहाँ से इन दोनों के द्वारा 2/3। अब ये
इस वाले 1 माइक्रोफैराड के साथ कैसे हैं, पैरेलल में है। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, 2/3 प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 1 5/3 आ गया, ठीक है। 5/3 यानी कि अब कुल मिलाकर यहाँ तक का कैपेसिटर कितना बन गया, 5/3। अब ये 1 माइक्रोफैराड इस वाले के साथ में कैसे हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, तो यहाँ से जोड़ लेते हैं। तो अब C इक्विवेलेंट कितना बनेगा हमारा, ये बन जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 यानी कि 3/5 प्लस 1 इक्वल्स टू 5 प्लस 1 यानी कि 8/3, ठीक। कितना आ जाएगा, 8/3 माइक्रोफैराड यहाँ से कुल कैपेसिटेंस आ जाता है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक सेकंड इसको फिर से देखे बनाते हैं, थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया। देखिए इस तरीके से इसका फिगर बनाते हैं पहले। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए, ठीक। इस तरीके से ये 1 माइक्रोफैराड, ये भी 1 माइक्रोफैराड, ये भी एक, और ये 2 वाला, ठीक। तो पूछ रहा है कि सी इक्विवेलेंट निकालना है, तुल्य धारिता निकालनी है इसके लिए, तो इसको ऐसे निकालेंगे। देखिए पहले अगर ध्यान से समझे तो ये दोनों जो है, ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं, है ना। दोनों क्योंकि एक ही ब्रांच से सेपरेट हो रहे हैं, तो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, तो यहाँ से इन दोनों का सी इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो इनका सी इक्विवेलेंट कितना बनेगा, 2 माइक्रोफैराड आ जाएगा, ठीक। अब ये दोनों माइक्रोफैराड अगर सही ध्यान से देखें तो ये अब कुछ इस तरीके से कंडीशन हो जाएगी कि ऐसे गया ये एक वाला, और ये सी इक्विवेलेंट जो हमने अभी बनाया ये 2 वाला, ठीक। और ये इस तरीके से नीचे यहाँ पर एक 2 का और लगा हुआ है, और ये पॉइंट बी है। ये कुछ इस तरीके से अब आ गया है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हो क्या रहा है, और इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो ये चीज हट गई है, ठीक। तो यहाँ से हो क्या रहा है, अब ये दोनों देखें अगर ध्यान से तो ये सीरीज में लगे हुए हैं, और इनके साथ में ये पैरेलल लगा हुआ है। तो सीरीज वालों को अगर जोड़ लेते हैं तो 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 यानी कि ये कितना बनेगा, 3/2, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/3, यानी सीरीज वाले कॉम्बिनेशन से कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। और 2 वाला पैरेलल में जुड़ा यानी 2/3 में 2 और जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 8/3 आ जाएगा। इस तरीके से लगेगा, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ से 8/3 इसका तुल्य धारिता इसकी निकल कर आ जाती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि चित्र 2.2.56 में ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। प्रत्येक संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैराड। तो इसका पहले फिगर बना लेते हैं। तो फिगर इसका इस तरीके से है, एक कैपेसिटर 2 3 4 2 3 4, ये हुआ। थोड़ा सा आगे गए, एक कैपेसिटर यहाँ, एक यहाँ, फिर ऊपर गए, एक कैपेसिटर इस तरीके से, और ये ऐसे आकर यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक। और ये पॉइंट ए है, और ये वाला पॉइंट यहाँ पर बी है, ठीक। इस तरीके से सभी पर बराबर कैपेसिटेंस है, सभी पर बराबर कैपेसिटेंस है, और बराबर कैपेसिटेंस कितनी दी हुई है, 1 माइक्रो फैराड दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से पूछा है तुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो तुल्य धारिता देखिए यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग। तुल्य धारिता निकालने के लिए ध्यान से देखें तो एक पॉइंट अगर ये वाला देख लेते हैं, और एक ये वाला पॉइंट देख लेते हैं, तो इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस एक ब्रांच ये ऊपर वाली है, एक ब्रांच ये वाली है, और एक ये ब्रांच, यानी 3 ब्रांचेस हैं। 3 ब्रांचेस हैं, यानी कि तीनों ब्रांचेस किस में जुड़ी हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और इन पैरेलल में कुछ अपने अपने ब्रांचेस में सीरीज में भी लगे हुए हैं। तो पहले सबसे बड़ी ब्रांच ये नीचे वाली ब्रांच का हम देखें तो इसमें 4 कैपेसिटर चारों सीरीज में लगे हुए हैं। तो चारों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, आइए देखते हैं इन चारों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा। 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, है ना। इस तरीके से करेंगे तो 4/1, तो 1/C इक्विवेलेंट, यानी कि C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1/4 आ जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा अब आगे चलते हैं, यानी कि एक ब्रांच का तो कुल कैपेसिटेंस निकल कर आ गया। अब दूसरी वाली ब्रांच, ये बीच वाली जो ब्रांच है, इसका देख लेते हैं। तो अगर इसका देख लेते हैं तो इसका कुल कैपेसिटेंस कितना निकल कर आएगा। तो इसमें 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1/1, यानी कि 2/1
1, तो यहाँ से C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ये दूसरी वाली ब्रांच का आ गया। और तीसरी वाली ब्रांच जो अकेले केवल एक कैपेसिटर को लिए हुए है, तो उसका कैपेसिटेंस कितना है 1 है। तो ये इस तरीके से हो गया। यानी कि 3 ब्रांचेस हैं अब अपने पास। पहली ब्रांच ये हो गई, दूसरी ब्रांच ये हो गई, तीसरी ब्रांच ये हो गई, और तीनों कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में हैं अब। तो इन तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले से इक्विवेलेंट इन सब का निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा। पैरेलल में सिंपली C1 प्लस C2 प्लस C3 कर लेते हैं, तो 1/4 प्लस 1 प्लस 1/2। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा कितना, इनका एलसीएम हुआ 4, ये 1 प्लस 4 प्लस 2, यानी 4 2 6 प्लस 1 7/4 माइक्रो फैराड। तो कितना आ जाएगा 7/4 माइक्रो फैराड इनका आंसर आ जाएगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस का एक दूसरा पैटर्न भी होता है, यानी इसको दूसरे तरीके से भी पूछते हैं। कैसे पूछते हैं कि यहाँ पर 3 ब्रांचेस थी, बट वो ऐसे भी पूछ देता है कि इसमें कितनी ब्रांचेस हैं, इन्फिनाइट ब्रांचेस हैं, है ना। यानी कि पहले वाले ब्रांच पे पहला एक कैपेसिटर है, दूसरे पे 2, तीसरे पे 4, चौथे पे 8, 16, 32, इस तरीके से कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो इस तरीके से भी इनका क्वेश्चन बनता है। तब कितनी सी, यानी कि कुल कितना धारिता इनकी बनेगी, कितना कैपेसिटेंस बनेगा, ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। तो देखिए यहाँ से एक चीज ध्यान दें अगर हम लोग, कि पहले वाले कैपेसिटर पे कितनी धारिता है, सी के बराबर ही होगी क्योंकि एक है यानी 1। दूसरे वाले पर कितना आया है, यानी दूसरी ब्रांच पे कितना आया हुआ है 1/2, यानी 2 थे तो 1/2 हो गया है, ठीक है। तीसरे वाले पर अगर ध्यान से देखें तो 4 थे तो 1/4 हो गया है। उसी तरीके से अगर चौथी ब्रांच देखेंगे तो 1/8 हो जाएगा, चौथी ब्रांच देखेंगे तो 1/8, यानी ये इसी तरीके की सीरीज में चलता चला जाएगा। पांचवी पे देखेंगे तो 1/16 हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमको एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो ब्रांचेस हैं उनमें जो कुल कैपेसिटेंस निकल कर आ रही है वो एक जीपी के फॉर्म में निकल कर आ रही है, 1 1/2 1/4 है ना, इस तरीके से। तो जीपी के फॉर्म में निकल आ रही है। और अगर इनफिनाइट ब्रांचेस लगा देते हैं तो सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स इन जीपी, है ना, उसी का फार्मूला यहाँ पर लगा लेते हैं। तो कितना हो जाता है, यानी सी इक्विवेलेंट अगर हम निकालेंगे तो अब ये सारी ब्रांचेस हैं, सारी ब्रांचेस पैरेलल में जुड़ी हैं। तो पैरेलल में पहली ब्रांच पर 1, दूसरे पे 1/2, तीसरी पर 1/4, चौथे पर 1/8, पांचवें पर 1/16, फिर छठे पर 1/32, और इस तरीके से आगे जाएगा। तो अगर यहाँ से सी इक्विवेलेंट की बात कर लेते हैं तो सी इक्विवेलेंट ये सारे क्या हो जाएंगे, जीपी है, ये जीपी का समेशन देखते हैं, इनफिनाइट टर्म्स होंगे तो जीपी के सम का फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन रेशियो है 1/2, यानी 1 माइनस 1/2, तो यहाँ से कितना बनेगा 1 अपॉन 1/2 आ जाएगा, और अपना आंसर 2 माइक्रोफैराड का आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता रहता है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक, ओके, थैंक यू।